नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाल भारत र त्यसमा पनि बिहारको राजनीति नेपालको लागि निकै महत्त्वपूर्ण माने राख्दछ र सधैँ नेपालको राजनीतिमा भारतीय दबदबा कायम छ र भारतले दबाब दिइरहन्छ भन्ने जुन गुनासो आउँछ, समाचार आउँछ र यो कतिपय समयमा यथार्थमा परिणत पनि भएको छ। यो सन्दर्भमा हामी नेपाल भ्रमणमा आएका राजनीतिक कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज बिहारको पूर्णियाबाट 6 पटक सांसद हुनुभएका राजेश रञ्जन उर्फ पप्पू यादव सँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ अहिले नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ र यो भ्रमणको उद्देश्य र उहाँको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त, आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। राजेशजी, नेपालमा भारतको राजनीतिक प्रभाव निकै देखिन्छ र त्यो सँगसँगै बिहारको र हाम्रो छिमेकी तराई मधेससँगको सम्बन्ध छुट्टै छ। फेरि त्यो पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो छ। यो बिचमा एउटा पारिवारिक सम्बन्ध, एउटा देशदेखि अर्को देशसम्मको सम्बन्ध, यो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उपाय भारतमा के छ, नेपालमा के छ, नेपालले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? दो तीन बात इसमें समझने की जरूरत है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंब और सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता से देखा गया है, जाना गया है। भारत का जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचार है वो वसुधैव से है, कुटुंब से है, वह मानव कल्याण और विश्व कल्याण से है। नेपाल का तो खान पान का, रिश्ता का, सामाजिक जीवन का आधार या इकोनॉमी का भारत और नेपाल का बिल्कुल एक गहरा प्रभाव है। अब लोगों को लगता है कि चाइना डोमिनेटिंग, जैसे चाइना का वियतनाम का है, ताइवान पर हो गया, चाइना अपनी ताकत से साम्राज्य बनाते जा रही, उस तरह चाइना लोगों को लगता है, दिखता है। नेपाल, इंडिया को लगता है कि चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, मैं क्या करूं, जबकि नेपाल पर जो है वह सबसे ज़्यादा पर्यटन का डेवलपमेंट है। या जो आप इसको ऐसे समझिए, इकोनॉमी जितने भी जो भी कार्य, चाहे वो सीमेंट हो, अन्य छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हो, बिजली से संबंधित हो, वो भारत के व्यापार से ज़्यादा मजबूत होता है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो एक तो रिश्ता भी हमारा सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत है। दूसरा, नेपाल जिस मामले में आप देखिएगा वाटर, तो जो कोसी है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए वरदान भी था और अब अभिशाप भी बनता चला जा रहा है। नेपाल के लिए भी वो अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण जो आज हिमालय जो दुनिया का सबसे ज़्यादा एवरेस्ट, जिस पर गर्व करते हैं, नेपाल की जो एवरेस्ट है हमारी, जब वो पिघलना शुरू हुआ तो हमारे भारत भी प्रभावित हुए हैं, बिहार प्रभावित सबसे ज़्यादा हुआ है। तो एक रिश्ता नहीं है, प्राकृतिक रिश्ते भी हैं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं और व्यापारिक रिश्ते भी हैं। और नेपाल के डेवलपमेंट में बिहार और इंडिया की भूमिका सबसे ज़्यादा है। तो नेपाल की पॉलिसी भी कंप्लीट रूप से जब तक वो इंडियन पॉलिसी के साथ नहीं होगी और हम बिहार के कल्चर को नहीं निभा पाए, जैसे आप 300 टैक्सेस आपने कर दिया इंडियन गाड़ी को आने में, आपकी पॉलिसी खुद ही गलत होती जा रही है। आप यदि हमारे तरफ आप नेपाली प्लेट लगा करके कभी भी जा सकते हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है, हमारे यहाँ इतना टैक्सेस नहीं है। आप हमको 300% आपने कर दिया। 2 किलोमीटर के पारिवारिक रेडियस में, 4 किलोमीटर के रेडियस में हमको 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, नाका होके आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप इस पॉलिसी को भी नहीं देख रहे हो कि 3 किलोमीटर जो इंडिया बिहार नेपाल में है,
कंप्लीट रूप से नेपाल में, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने के चलते नेपाल के लाखों लाख बच्चे बाहर चले गए, यहाँ की बेरोजगारी बढ़ती चली गई। यसको बावजुद राजेश जी, यसको बावजुद तपाईँ त भारतको एउटा सांसद, सभासद, जनताको प्रतिनिधि र बिहार नेपालको सम्बन्ध यस्तो रोटी बेटीको प्रगाढ घर घरको सम्बन्ध छ भनिरहँदा भारत सरकारलाई पनि त नेपालसँग सहज हुने र नेपालको परिस्थितिलाई भारतमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न तपाईँको भूमिकाले पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। इसके भारत तो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत हमेशा नेपाल को अपना स्वाभाविक कल्चर, संस्कृति समझती है। देखिए, हमारा रिश्ता सांस्कृतिक और खून के रिश्ते से, बेटी रोटी के रिश्ते से। इसको आप पॉलिटिकल नहीं लीजिए, सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं लीजिए। और जहाँ सांस्कृतिक रिश्ता होगा, जहाँ पर पारिवारिक रिश्ता होगा, वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम रिश्ता होता है। तो हम किसी भी कीमत पर भारत की जो हमेशा पॉलिसी रही है, जब भी देश में नेहरू जी से लेकर के अटल जी को भी तक देखिएगा, तो उसमें नेपाल को हम लोगों ने हमेशा अपनी ताकत के रूप में देखी है। और हम बेहतर नेपाल को मदद करते रहे हैं, इकोनॉमिकल, नेपाल की प्रगति के लिए, नेपाल की तरक्की के लिए। लेकिन कुछ दिनों से हमारी जो चाइना का जो डिप्लोमेटिक रिश्ता है भारत के साथ, और चाइना का जो नेपाल के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होने की जो बातें दुनिया में फैलती रहती, रिश्ता है या नहीं, या रिश्ता में चाइना कितना मदद करेगा या नहीं। चाइना की जो भाषा है वो नेपाल की भाषा नहीं है। नेपाल की जो पूरी आधी भाषा है वो इंडियन भाषा है। नेपाल राजेशजी, नेपाल र चाइनाको सम्बन्ध अलि नजिकियो भन्ने भारतीय राजनीतिमा त्यसको प्रभाव परेको हो? बिल्कुल, मैंने क्या कहा, भाषा भी हम लोग एक दूसरे के भाषा देखिए, भाषा भी रिश्ते को मजबूत करता है। छः छू, आप जितना स्टेट बना है आप उसको देखिए, कोसी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, जो स्टेट है वो कंप्लीट किस रूप से बना हुआ है। और हम लोग की जो भाषा है, मैथिली भाषा है, जनकपुर जो सीता माँ की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है, उससे भी आप देखिएगा राम और सीता का या आध्यात्मिकता का जो रिश्ता रहा, या पशुपति नाथ पारस जी जो हमारे सर्वश्रेष्ठ साधना और आध्यात्मिक जगत है, तो आप उसको भी आप देखिए। बुद्ध का जो निर्माण भूमि है, जो दुनिया में जहाँ से पूरी दुनिया में बुद्ध को जाना गया, वो बिहार है। और जहाँ बुद्ध का जन्मभूमि है आप उसको देखिए, आप कपिल वस्तु के रूप में देखिए। तो बुद्ध से भी बिहार के रिश्ते को, राजगीर को, बौद्ध गया को आप उठा करके देखिए, तो दुनिया वहाँ पर देखिए। यहाँ भी हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हम बड़ा कॉरिडोर बना सकते हैं। हम अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी से लेकर के हम जनकपुर तक के एक बड़े कॉरिडोर को बना सकते हैं। उसका भी रिश्ता आप उठा करके देख लीजिए, भाषा के भी रिश्ते को उठा करके देख लीजिए, इकोनॉमिकल देख लीजिए, हमारी बेटी और रोटी का रिश्ता देख लीजिए, हमारी संस्कृति के रिश्ते को देख लीजिए। हम लोग इस जन्म में क्या 7 जन्म में दूर नहीं हो सकते। नेपाल और भारत का कल्चर है एक, तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा नेपाल को की पॉलिसी को, नेपाल के गवर्नमेंट को अच्छा रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, और भारत के प्रति उदार होना पड़ेगा। भारत उदार है, भारत उदार छ, तर भारतको प्रभाव र दबाव बढी छ नेपालमा भन्ने गरिन्छ। नहीं, भारत का कोई दबाव नहीं है, आप इसको समझिए। भारत आपसे क्या चाहेगा? भारत तो आपको देगा, भारत आपसे लेगा नहीं। हम व्यापारिक रूप से भी आपकी पॉलिसी को मजबूत करेंगे। यहां सबसे ज्यादा सीमेंट वाली फैक्ट्री है, आप दुनिया को दे सकते हैं। यहां से बगल में हम अच्छी अच्छी सीमेंट फैक्ट्री लगा सकते। लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई यहाँ की पॉलिसी के चलते। व्यापारिक रूपमा पनि भारतको सरकार अथवा भारतको राजनीतिक दल अथवा तपाईहरू जस्तो व्यक्तित्व नेपालमा लगानी गरेर, नेपालमा औद्योगिकीकरण गरेर उद्योग व्यापार बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? निश्चित रूप से। तो आप उसकी पॉलिसी बनाइएगा ना, कि नहीं बनाइएगा? हालात क्या है?
टैक्सेस को देखिए, आप रोड नहीं देंगे, आप इन्वायरमेंट नहीं देंगे, क्यों बच्चे जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ के जा रहे हैं? आपने सारी पॉलिसीज को, एजुकेशन पॉलिसीज को खत्म कर दी। +2 करके आपने बच्चों को क्या स्थिति कर दिया। हमारे बच्चे जापान और ऑस्ट्रेलिया जा करके पढ़ते भी है और नौकरी भी करते हैं, जापान को टैक्सेस भी देते हैं, और हम जीते भी, वो बच्चे भी जीते हैं, परिवार को भी जिंदा रखे हुए। इंडिया में वो पॉलिसी नहीं है। लेकिन जहां पॉलिसी जापान और ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक नेपाल के बच्चे, अभी 80-80 लाख बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। वो इंडिया नहीं गए, वो जापान गए, वो ऑस्ट्रेलिया गए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के पर्यटन की पॉलिसी को थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बॉर्डर एरिया के पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। मधेश के बच्चों, गोरा काला के बीच में जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक वातावरण बनाने की प्रयास बराबर किया जाता है, ऊपर गोरा नीचे काला, तो इससे भी दूरियां बढ़ने लगती है। तो एक नेपाल तो कम से कम आप लोग जो मधेश है उसके साथ कोई बाइफर्केशन ना हो, वैमनस्यता नहीं हो, सामाजिक दूरियां ना हो, उसके साथ जियो सोशियो सेंटीमेंट को ना बनाया जाए। एक नेपाल परिवार हो, नेपाली हो, नेपाली भावना हो। लेकिन नेपाली भावना वसुदैव कुटुम्बकममै आधारित छ, यो कुरा हामी पनि मान्छौँ। तर त्यो कुरालाई भारतले पनि महसुस गरिदियोस् भन्ने चाहना नेपालको छ जस्तो लाग्दैन? नहीं, आप इसको समझिए। मैंने आपको क्या कहा कि भारत की हिंदी भाषा आपकी भाषा, आप चाइनीज नहीं हैं, आप जापानीज नहीं हैं, इंडियन थॉट है। और 20 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं, जिसमें 90% 80% इंडियन होता है। लेकिन वो सिविलाइजेशन का अभाव है। आप उसको सारी चीजें आप सही ढंग से नहीं देंगे। यहाँ आएगा तो आपसे वो बेहतर चीज चाहेगा। इकोनॉमिकल बोझ पड़ेगा तो पर्यटन भागेगा, दूरियां बढ़ेगी। पर्यटन घटे भी हैं, इकोनॉमी 50% डाउन गया है, व्यापार खत्म हुई है। तो जब व्यापार खत्म होगा तो नेपाल की स्थिति क्या होगी? डेवलपमेंट को आप उठा के देखिए। हर साल, एक तो जब मुआसिस शुरू में आए तो 12-13 सालों तो समझिए कि बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई। गवर्नमेंट जब डेमोक्रेसी आई तो हम अस्थिर नहीं हो पाए, और आज भी हम अस्थिर नहीं हैं। हर 1 साल 2 सालों में यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और गवर्नमेंट चेंज होते ही दूसरे एमपी मिनिस्टर हो जाते हैं। लगभग 80% एमपी लोग तो मिनिस्टर हो गए हैं, 70%। नेपालको सरकार परिवर्तन हुन पनि भारतको रोल छ भन्छन् नि? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत का रोल क्यों होगा? भारत क्यों चाहेगा कि नेपाल गवर्नमेंट चेंज हो और एसी चेंज हो? आप खुद अनस्टेबल हैं, आप में स्टेबिलिटी नहीं है। कांग्रेस की जो डेमोक्रेसी रही, कांग्रेस की जो थिंकिंग रहा, जो आइडियोलॉजी रही है, वो कंप्लीट डेमोक्रेटिक पैटर्न में रहा। वो कभी भी बाइफर्केशन का नहीं रहा, मधेश या ये और तराई का नहीं रहा। अन पार्टियों में कई पार्टियां बन गई। 10% वोट नहीं आने के बावजूद भी कोई 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, तो इससे भी चीजें थोड़ा बिखराव आया। नेशनल पार्टी भी कमजोर हुई आपके यहां। तो मेरा मानना है कि इतिहास उठा करके जब नेपाल का आप देखिएगा तो बड़ा इतिहास यहां पर कृष्ण से लेकर के, यादव से लेकर के, शिव से लेकर के, जो मधेश और इस इलाके का जो आप इतिहास देखिएगा तो उसमें लगेगा आपको कि नेपाल का जो इतिहास है, उसका जो विचार है, उसकी जो नींव है, और जो नेपाल पर बहुत लंबे समय तक सामाजिक और राजशाही जीवन जो रहा, उसमें सिर्फ आप इस छोटे से समय में राज दरबार को मत देखिए। इतिहास बहुत पुराना है नेपाल का, और उस इतिहास को याद कीजिए। आज भी उसी इतिहास की नींव और संस्कृति नेपाल में है।
अब म अलिकति राजेश रञ्जनजीबाट यो पप्पू यादवको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ र तपाईँको व्यक्तित्व जुन राजनीतिक व्यक्तित्व छ त्यो राजनीतिक व्यक्तित्व पछाडि लुकेको एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, तपाईँले सामाजिक कार्यहरू ठुल्ठुलो कार्यहरू भारतमा गरिरहनु भएको छ, बिहारमा गरिरहनु भएको छ, त्यो कार्यलाई विस्तार गर्न अथवा त्यो कार्य नेपालमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सुनेको। निश्चित निश्चित निश्चित। नेपाल में हमेशा हम जब जब सामाजिक क्राइसिस हुआ है, जब जब मधेश पर 81, 82, 83, 84, 85 पर पॉलिटिकल दबाव आया है या मधेश के विचारों पर हमले हुए हैं, मधेश के भाषा पर हमला हुआ है, तब तब पप्पू यादव बिहार के साथ खड़े हम रहे, एक परिवार के तरह खड़े रहे। उसमें कोई हम बायफर्केट नहीं किए नेपाल और मधेश में। सुल बहादुर थापा जी, देवा जी या माधव, आप उठा करके देख लीजिए। अब खुम बहादुर खरका नहीं रहे, बहुत सारे लोग नहीं रहे। हमारे पुराने मित्र हैं यहाँ शरद सिंह जी, भंडारी जी कांग्रेस में थे, आज वो कांग्रेस में रहते। मैं आपको कह रहा हूं कि वो कब के हो सकता था डिप्टी पीएम या पीएम बन गए होते। कई सामाजिक कारणों से सामाजिक कार्यमा चाहिँ नेपालको पप्पू यादव का जो जीवन है वो कंप्लीट ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवतावादी के लिए, कंप्लीट गरीब के लिए, कंप्लीट चेंजिंग के लिए, जस्टिस के लिए। जस्टिस मस्ट जस्ट, न्याय और सेवा, ये पप्पू यादव का वे ऑफ लाइफ है, कैरेक्टर है। हर व्यक्ति को दुनिया में, नो इंडिया, नो बिहार, नो कास्ट, नो क्रीड, नो हिंदू, न मुसलमान, नो रिलीजन, एवरीवन इक्वल। पप्पू यादवको धर्म मानव धर्म हो भनेर बुझे हुन्छ। सिर्फ मानव धर्म, सिर्फ मानव धर्म। हम सनातन हैं, हम मानव धर्म हैं। हम आनंद मूर्ति जी शिव को मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, अपोह दीपो बाबा, अपोह दीपो बाबा। बिल्कुल वाई संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानन उपासते। कंप्लीट सरेंडर। मानव से बड़ा गॉड कोई नहीं। मनुष्य है, सब कुछ मनुष्य में है। बुद्ध ने इसी बात को कही, शिव ने भी इसी बात को कही, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण मानव और जीव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना। तो पप्पू यादव का मतलब यह है ह्यूमनिज्म को बढ़ाना, गरीबी खत्म करना। नेपाल के लिए पप्पू यादव हमेशा बेटे की तरह, मेरा रिश्ता माँ और मौसी का है। यदि इंडिया मेरी माँ है तो नेपाल मासी है। हम नेपाल और इंडिया बिल्कुल एक ब्लड है। और जब भी नेपाल के गरीब और कॉमन आदमी के लिए जरूरत होगी तो हम नेपाल के किसी भी लीडर से ज्यादा खड़े आएंगे। यसको बावजुद पनि पप्पू यादवलाई यस्तो बुद्धम शरणम गच्छामि भन्ने शान्तिप्रिय र मानव धर्म भनेर हिँड्ने एउटा भारतीय राजनीतिज्ञ पप्पू यादवलाई अपराधी गिरोहले र अपराधी समूहले धम्की दिन्छ भन्ने सुनेको कुरा सत्य हो? अब छोड़िए, जब चलेंगे, दौड़ेंगे तो गिरेंगे। जब चेंजिंग होगी, नेपाल का डेवलप होगा तो बहुत सारी चीजें आएगी। मेरा बिल्कुल बहुत क्लियर है। मैं आपको इस बात को बता दूं, साफ हूं मैं कि मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं। वन ऑफ द डेस्टिनी, वन ऑफ द गॉड आई नो। मेरा सिलेंडर है किसी चीज के प्रति, न मैं धरती पर ऊपर न नीचे। मैं सिर्फ ईश्वर एक इंसान बना के रखे और लोगों के मदद के लिए ईश्वर। लाइफ, किसी की भी लाइफ दुनिया में बहुत छोटी है। हम आए हैं दुनिया चेंज करने, और लाइफ के लिए मैं भीख नहीं मांगता हूं। ह्यूमनिज्म के लिए,
किसी भी तरह के डेमोक्रेसी, संविधान के लिए, विचार के लिए पप्पू यादव सर्वश्रेष्ठ। उस सब पर कोई बहस नहीं है, कोई लेना देना। अब यो अहिले तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको विचार जुन उत्तम विचार छ मानव जगतको लागि, मानवताको लागि, त्योसँग मानवतासँग कुनै बोर्डर लाइन हुँदैन, सिमाना हुँदैन, होइन? विश्व एउटा, मानव जगत एउटा भन्ने सिद्धान्त तपाईँले जब बोक्नु भएको छ भने नेपालमा नेपाली र गरिब गुरुवाहरूलाई संसारभरि सामाजिक सेवा मार्फत सेवा गर्नका लागि चाहिँ के छ योजना, र त्यो योजना बोकेर आउनुभएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। जब भी कोई मुद्दा ऐसा होगा, मैंने आपको कहा कि मेरी ज़रूरत नेपाल को जब होगी, शरीर का कतरा कतरा नेपाल के गरीब और कॉमन आदमी के लिए लगाएंगे। जब भी भारत और नेपाल के रिश्तों की बात आएगी, मैं आवाज़ सदन में भी और बिहार के रिश्ते को मैं मजबूत करूंगा। जब भी मैं नेपाल से चाहता हूं कि वो बाइफर्केशन मधेश के बच्चों के साथ काला गोरा का फर्क ना हो। दूसरी चीज़, पॉलिसी चेंज करें जिससे डेवलपमेंट को, जैसे आपने 300% आपने कर दिया वहाँ के गाड़ी को सब कुछ को पर आपने टैक्स लगा दिया वहाँ पर। दूसरी चीज़, यहाँ की जो गवर्नमेंट, यहाँ की जो सिस्टम है वो उसका बिहार या इंडिया के प्रति बहुत उदार भावना नहीं है। थोड़ा मैं कहूँगा उसको वाइज करने का, ये ऊपर करने की ज़रूरत है, वाइज होने की ज़रूरत। अहिलेको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के तपाईँको यो नेपाल भ्रमणको? नहीं, अभी तो इन्वायरमेंट और एवरेस्ट को लेकर के है, एक फंक्शन है, कई जगह कई कार्यक्रम हैं। बस मैं कार्यक्रम के साथ एक एवरेस्ट, एक ग्लोबल वार्मिंग एंड पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, नेपाल के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ इकोनॉमी कैसे बढ़े या डेवलपमेंट कैसे हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाए, मधेश तराई इलाके को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। और पप्पू यादव का कंप्लीट सिलेंडर और रिश्ता नेपाल के 3 करोड़ जनता के साथ है। मैं चाहूँगा कि जो आज हालात हैं नेपाल में, जो 1 करोड़ से ऊपर लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, नेपाल के पर्यटन, नेपाल की इकोनॉमी को, उस पर कैसे होगा, ये जो बजट सेशन आएगा तो मैं ज़रूर नेपाल को मजबूत करने के लिए ये मुद्दों को मैं कमेंट से ज़रूर उठाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जब जब मधेश और तराई पर, तराई के बच्चों पर, तराई के डेवलपमेंट पर कमजोरी होगी तो इंडिया से भी मदद करेंगे और हम नेपाल की गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि पॉलिसी को वाइज किया जाए और इंडिया के इकोनॉमी को और उदार बनाने के लिए अपने पॉलिसी को सरल किया जाए। मैं नेपाल के भावनाओं के साथ हूँ, बिहार नेपाल के साथ है, बिहारी थीम्स नेपाल के साथ है। मेरा रिश्ता वसुधैव कुटुंब का है। जितना मैं इंडियन मदद करता हूँ उससे ज़्यादा मैं नेपाल को मदद करूँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँ एउटा सन्देश दिएर जानुभएको छ कि नेपाललाई म सहयोग गर्न तयार छु, गरिबको विषयमा म उदार छु भन्नुभयो। तपाईसँग अहिले आएपछिको घोषणा गर्ने योजना पनि केही छ कि? नहीं, मैंने कहा कि इंडिया में जब भी जो मदद होगी नेपाल के लोगों को पढ़ाई में, चाहे मेडिकल सिस्टम में, मेडिकल में, पप्पू यादव के तरफ से बिल्कुल उसकी मदद फ्री होगी। हम किसी को कमज़ोर नहीं होने देंगे। बिहार में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी हम फ्री रहेंगे। नेपाल में जब भी वैचारिक सांस्कृतिक चीज़ों पर हमला होगा, इकोनॉमिकल कमज़ोर होगी, मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं नेपाल के साथ हूँ। जब जब नेपाल गवर्नमेंट की पॉलिसी नेपाल के युवाओं के खिलाफ होगा तब भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं नेपाल के साथ हूँ। राजेश जी, एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यो नेपालको बिहार र बिहारसँग जोडिएको एकदम ठुलो समस्या के भने कोशी ब्यारेज खतरामा छ भन्ने कुरा भारतलाई पनि थाहा छ, नेपाललाई पनि थाहा छ। त्यसको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ? कोशी, मैं हाई डैम के लिए कई बार कहा हूँ। जब बात उठती है कि हाई डैम बनेगा तो भूकंप आएगा तो नेपाल खत्म हो सकती है, मैं कह रहा हूँ यदि 7 पॉइंट या 8 पॉइंट भूकंप जोन है तो आप 11 पॉइंट पर ले जाइए, हाई डैम बनाइए, ताकि देखिए 9 पॉइंट के बाद तो कुछ होना नहीं है भूकंप। आप हाई डैम बनाने की आप पॉलिसी, आप बिजली पर है, आप
नेपाल को 60% बिजली दीजिए, 40% बिजली दीजिए आप नेपाल, इससे कि नेपाल की जो बिजली प्रॉब्लम है, इकोनॉमी बोझ पड़ता है बिजली पर, वो भी कम होगा। हमारा हाईडैम के बाद हमको चाहिए था कि भीमनगर बैरेज का विस्तारीकरण। मैं बार बार कहता हूं कि एक बांध नहीं, अब कई बांधों की जरूरत है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघल रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति सही नहीं है और हम उस पर काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा नेचर समाप्त हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं नेपाल में हाईडैम के पक्ष में हूं। मैं भीमनगर बैरेज, बीरपुर बैरेज को विस्तारीकरण का हूं। मैं चाहता हूं नेपाल में जो कोसी का इलाका है उस पर भारत सरकार और नेपाल सरकार मिलकर इकोनॉमिकल पॉलिसी उसको देखना चाहिए। भारत सरकार को अधिक इकोनॉमी लगा करके नेपाल, इससे क्या होगा, नेपाल में जो सबसे ज़्यादा फ्लडेड और बिहार में जो सबसे ज़्यादा फ्लड के कारण बर्बादी होती है, ये बर्बादी को बचाना जरूरी है। इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ लंबे समय से और मैं आपको वचन देता हूँ कि नेपाल और बिहार का जो बाढ़ का प्रॉब्लम है ये कैसे खत्म हो, इस पर निश्चित रूप से आवाज उठता रहेगा और मैं सपोर्ट में रहूँ। पप्पू यादव उर्फ राजेश रञ्जन, उहाँलाई पप्पू यादव भनेर बढी चिन्ने गरिन्छ। उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ राजेश रञ्जन हो। हामीले उहाँको नेपाल भ्रमण किन र उहाँले नेपाललाई दिने सन्देश के हो, एउटा सांसदको हिसाबले र एउटा भाइचाराको हिसाबले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र उहाँ यहाँ किन नेपाल भ्रमणमा आइरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।